हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में विद सिंपल कोड स्निपेट्स एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर अंडरस्टैंडिंग। अब यहां सबसे पहले ऑपरेटर्स की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पाइथन जगत में देखिए अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेटर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। अब यहां सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि इसमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे जो कि इन ऑपरेटर्स के थ्रू जो है परफॉर्म होंगे, वो है अपना सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन। ये कुछ अलग है। मॉड्यूलर डिवीजन में भी अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं डोंट वरी बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। यहां पर रिस्पेक्टिवली मैंने दो वेरिएबल पहले ले लिए, ए और बी, और उनकी वैल्यूज है 10 और 20, क्योंकि अब मुझे यहां पे अपने ऑपरेटर यानी कि ये जो अभी ऑपरेटर आप देख रहे हो ये बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि इसके दोनों तरफ भैया सिक्योरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत वीआईपी ऑपरेटर है। एक तरफ जो ये ए है, दूसरी तरफ जो बी है, ये दोनों का जब होना जरूरी हो जाता है तो वो ऑपरेटर बाइनरी कहलाता है। और इसे ए और बी को इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टेक्निकली ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑपरेंड। और ये जो ऑपरेंड है इनकी वैल्यूज का एडिशन होगा। ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, उसके बीच में क्या एडिशन। तो 10 प्लस 20 क्या होता है जी? इट इज एज गुड एज राइटिंग 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30। तो देखो पहला प्रिंट स्टेटमेंट का आंसर 30। फिर उसके बाद 10 माइनस 20 कितना होता है जी? -10। ये देखो जी आंसर आ गया -10। 10 इंटू 20 कितना होता है जी? 200। ये लो जी 200। कैलकुलेशन सिंपल सिंपल, ज्यादा मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, ठीक है। डिवीजन, जब जो हम लोग अपना नॉर्मल डिवीजन करते हैं यार, उसका रिजल्टेंट आता है ना, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 20 क्या होता है? 0.5। अरे मेरे भाई कुछ ऐसा रे कार्यक्रम, 10 बाय 20 अगर हम करते हैं तो ये 0 0 कट कर दिया, ये हमारा फेवरेट स्टेप है, सही बात है कि नहीं। एंड 1/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 0.5। ये आंसर आता है कि नहीं डिवीजन का? वही आंसर वहां देखने को मिल रहा है। तो अब ये मॉड्यूलर डिवीजन जिसको हम लोग इस ऑपरेटर के थ्रू दिखा रहे हैं, ये क्या होता है? परसेंटेज ऑपरेटर के थ्रू दिखा रहे हैं, ये क्या होता है? कुछ नहीं मेरे भाई, यहां पे भी 10 डिवाइडेड बाय 20 ही किया जा रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो यही सेम चीज की जा रही है, एग्जैक्ट डिट्टो यही चीज की जा रही है। बस इसमें अपने को समझना यह है कि इस डिवीजन के हम रिमाइंडर में इंटरेस्टेड होते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर। अब अगर आप गौर से इस डिवीजन को अगर परफॉर्म करोगे तो यू विल नोटिस कि आपको रिमाइंडर मिलता है 10। करके देखिए, सिंपल है, डिवीजन करना है भैया। आपको पता चलेगा कि आंसर जो एज अ रिमाइंडर आपको मिलता है वो है 10, और वही 10 आपको रिजल्ट में यहां देखने को मिल रहा है रे बाबा। सिंपल। तो ये भी एक तरीके का डिवीजन है, बट द आंसर वी आर इन सर्च ऑफ इज द रिमाइंडर, एंड दैट्स द 10 रिमाइंडर फॉर दिस डिवीजन दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अब यही सेम चीज चलिए, अगर रिमाइंडर की आपको मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, देखिए जरा। परफेक्टली अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, जैसे कि 6 और 2 ले लिया। अब बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इधर उधर होगा, जैसे 6 + 2 8, यहां पे माइनस किया तो 4, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 12, और रिस्पेक्टिवली डिवाइड किया तो 3, और यहां रिमाइंडर 0। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है। तो भाई कुछ रिमाइंडर आएगा ही नहीं जब परफेक्टली डिविजिबल नंबर होगा, तो इसीलिए यहां रिमाइंडर 0। अब है भैया सब कुछ समझ में, रडार में आ रही है चीजें। अब हम लोग जो है ना एक ऑपरेटर और देखना चाहते हैं जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नजरअंदाज भी किया जाता है, इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब अलग बेइज्जती चल रही है भैया इस ऑपरेटर की। वो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो अभी आपने देखा ना, ये इक्वल टू, इसके लेफ्ट साइड में जो होता है वो एक आपका वेरिएबल का नाम, लेफ्ट साइड में एलएचएस, और जो आरएचएस में होता है वो वैल्यू। जो वैल्यू हमें इस वेरिएबल को असाइन करनी है, इसके लिए बीच में आता है आपका इक्वल टू, जिसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ही बेसिक ऑपरेटर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये ऑपरेटर है। इसमें अगर थोड़ी बहुत आपको मॉडिफिकेशन करनी है, लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। अगर थोड़ी बहुत आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो जैसे अपन यहां पे प्लस भी ऐड कर सकते हैं। सो ए प्लस इक्वल टू 6। चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं कि इसका कार्यक्रम जो है वो दिखता कैसे है। इसमें अपने को प्लस बी की जरूरत नहीं, खाली ए डिस्प्ले करना है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है। ए की आपकी पहली वैल्यू क्या है? 6। सही बात है कि नहीं? अब मैं क्या करने वाला हूं, ए की जो 6 वैल्यू है इसमें 6 ऐड कर दूंगा, और 6 + 6 12 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। समझ आया? नहीं समझ आया मुझे पता है, मैं बताता हूं, डोंट वरी। ए इक्वल टू प्लस इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हैं 6। तो ए की इनिशियली वैल्यू क्या है? 6। आपको असाइन क्या करनी है? 6, लेकिन पहले ऐड करना है। तो a प्लस इक्वल टू 6 का मतलब ये होता है, अगर आप इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो इट इज इक्वल टू a प्लस 6। तो ये है उसका एक्सपांशन इस इक्वेशन का। तो a की वैल्यू क्या है? 6। 6 तो क्या है? 6 क्या करना है? प्लस। तो यहां पे 6 + 6 12। 12 किसे असाइन करना है? a को, इसलिए a की वैल्यू क्या हो गई? 12। सिंपल। कुछ मुश्किल है? कुछ डिफिकल्टी इसमें महसूस हो रही है? अब यहां प्लस की जगह पर माइनस भी लगा सकते हैं, तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, यहां डिवीजन आ जाएगा, यहां मॉड ऑपरेटर आ जाएगा, है अलग अलग आ सकते हैं। तो इसमें एक चीज आपको समझनी है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। यहां एक बात समझिए, अगर इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना और प्लस का मतलब होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म करना, तो सीक्वेंस देखिए, ये बोल रहा है पहले एडिशन कर फिर असाइन कर, पहले एडिशन कर और उसके रिजल्ट को असाइन कर, पहले सब्ट्रैक्शन कर फिर उसके रिजल्ट को असाइन कर, पहले मल्टीप्लीकेशन कर फिर उसके रिजल्ट को असाइन कर। और वो असाइन किसे करता है? लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका वेरिएबल रहता है उससे।
कौन सी वैल्यू? जो रिजल्टेंट में आई है राइट हैंड साइड पे। एग्जैक्टली द सेम मीनिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जी अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का किस्सा था, खेला था। अब इसमें देखिए कुछ और खेले भी हैं जो हमें समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। कई बार जो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट नीचे देखने वाले हैं उसमें ना कई बार हमें क्या करना पड़ता है ना, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है। ए तू बड़ा है क्या मेरे से, तू छोटा है क्या, अरे नहीं बराबरी कह रहे हैं अपन, नहीं नहीं अपन बराबरी की नहीं है। ऐसे कई सारे जो हमारे भेदभाव वाली जो भावनाएं हैं उनको यहां पे जस्टिफाई करने की कोशिश जो है अपने इस रिस्पेक्टिव कंडीशनल स्टेटमेंट में किया जाता है। सैड बट ट्रू। यहां पे हम लोग बात करते हैं ए वेरिएबल की लेट से वैल्यू 10 ले लेते हैं और बी की 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोलता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि लेस देन है, देखा होगा आई थिंक इससे पहले कभी ना कभी मैथ्स में तो अपन ने ये देखा ही होगा। तो ये बोलता है क्या ए मेरा लेस देन बी है, 10 क्या मेरा लेस देन बी है? हाँ जी बिल्कुल, 10 इज लेस देन 20, ये तो सही बात है, ट्रू। तो याद रखिए आपके जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब के सब भैया आंसर देते हैं ट्रू या फॉल्स में। यानी इनका जो आउटपुट रहता है वो हमेशा बुलियन टाइप रहता है। मतलब अगर कंडीशन सही है तो ट्रू, कंडीशन अगर गलत है यानी कि अगर कंडीशन इवैल्यूएट होती है टू बी फॉल्स, यानी कि ये असत्य बात अगर कह रहा है तो फॉल्स आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए फॉल्स के बारे में भी देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, मेरा स्टेटमेंट है 10 भैया 20 से बड़ा है। गलत बात कर रहा है तू यार, तो तुरंत फॉल्स आ गया। मेरा कहना है कि ए और बी दोनों इक्वल है। इक्वल टू इक्वल का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों इक्वल है, तो 10 और 20 एक होते हैं, सेम है। अरे गलत बात कर रहा है, फॉल्स है। अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू देखिए किस तरीके से होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू दिखाता है। नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, 10 और 20 सेम नहीं है। सच्ची बात कही, घनी बात कही, बट सच्ची बात कही। ये है आपके बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर की जानकारी। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में जी किस्सा आता है आपके एंड और नॉट का। याद रखिए, चलिए थोड़ा बहुत ट्रुथ टेबल अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बना के दिखा देता हूं। यहां पे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है ए, एक एक्सप्रेशन है बी। अब अगर आपके एक्सप्रेशन दो है तो उनकी इवैल्यूएट होने की जो है संभावनाएं 4 कॉम्बिनेशन में आती हैं आपके समक्ष। देखिए क्या हो सकता है कि दोनों इवैल्यूएट हो जाए टू बी फॉल्स। फॉल्स मतलब जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि यार ए जो है वो ट्रू आ जाए और बी जीरो आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए फॉल्स आ जाए और बी ट्रू आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ट्रू हो जाए। तो अब एंड जो है वो कैसे ऑपरेट करता है? एंड कैसे ऑपरेट कर रहा है? एंड के लिए भैया दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों कंडीशंस का, यानी कि ए एंड बी अगर हम बोलते हैं तो ए का भी और बी का भी, जब तक भैया सब सत्य नहीं बोलेंगे तब तक भैया फाइनल आउटपुट 1 नहीं होगा। तो जब भैया दोनों के दोनों 1 बोलेंगे तभी आउटपुट 1 होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन बाकी फिर केस में आपका आउटपुट 0 0 0, यही ट्रूथ टेबल है। और वाला फंडा क्या होता है? और वाला फंडा ये कहता है कि देखो जी, दोनों में से अगर कोई भी एक सच बोलते हैं तो मेरे लिए उतना भी काफी है भैया, लेकिन अगर दोनों झूठ बोल रहे होंगे तो ना चॉल्वो। तो यहां पे दोनों झूठ किस केस में बोल रहे हैं? इस केस में बोल रहे हैं, तो यहां पे नॉट चॉल्वो यानी फॉल्स। और बाकी इसमें ये एक सच बोल रहा है, ये एक सच बोल रहा है, यहां तो दोनों सच बोल रहे हैं, तो बाकी सब केसेस में ये 1 1 1 होगा, जो कि आपका ट्रुथ टेबल है फॉर। और नॉट का क्या होता है? अरे जी नॉट तो भैया एकदम मतलब गलत बात कर देता है, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, यानी कि ट्रू को वो फॉल्स कर देता है और फॉल्स को वो ट्रू कर देता है। इतनी सिंपल सी बात है। मतलब अगर मैं लेट से अपना निगेशन लगाऊं बी के ऊपर, यानी कि जो ये मेरा बी है इसके ऊपर निगेशन लगा, तो इसकी वैल्यूज क्या है? 0 0 1 1। आउटपुट कैसा होगा पता है? 1 1 0 0। यानी अगर आपने इनपुट ये वैल्यूज दिया 0 0 1 1 तो आउटपुट में मिलेगा 1 1 0 0। ये मैटर कर देता है, होनी को कर दे अनहोनी, अनहोनी को होनी, जो है भैया अपना ये नॉट ऑपरेटर। तो चलिए यहां पे देखते हैं कैसा मैटर चल रहा है। तो मैंने एक्स को बोल दिया ट्रू, एक्स को क्या बोल दिया? ट्रू, और y को बोल दिया फॉल्स। तो ये दो मैं कॉम्बिनेशंस के साथ खेलने वाला हूं। आप देखिए जरा गौर से समझिए, यहां पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर का भी जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो बुलियन वैल्यू होता है। यानी कि यहां पे भी जो आपका ये इवैल्यूएट हो रहा है, ये 0 1 0 1 में इवैल्यूएट हो रहा है ना, तो दिस आउटपुट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बुलियन वैल्यू। याद रखिए ट्रू फॉल्स। तो अब मैंने बोला एक तरफ है ट्रू, एक तरफ है फॉल्स, और बीच में एंड है, तो एक तरफ 1 है एक तरफ 0 है। ट्रूथ टेबल रेफर करो, ये तो गलत बात है भैया, तो यहां तो फॉल्स आना चाहिए। और में देखते हैं, एक तरफ ट्रू एक तरफ फॉल्स है, कोई एक भी सच बोल दे तो भी चलता है, तो इसलिए आउटपुट में ट्रू है। नॉट का क्या होता है? अगर मैंने एक्स दे दिया, एक्स क्या इनिशियली ट्रू, अगर मैंने उसको नॉट को दे दिया यानी निगेशन ऑफ एक्स अगर किया, तो ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, जो कि आपको रिजल्ट में दिख रहा है। इतनी सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको रिस्पेक्टिवली जो है समझनी है। अब बात करते हैं भैया हम अपने रिस्पेक्टिवली कंडीशनल स्टेटमेंट की, यानी हमारे इफ एल्स एलिफ की। अब जरा गौर से समझिए, कुछ शर्तें अगर मान ली गई तो कुछ चीजें एग्जीक्यूट होंगी, अगर शर्तें नहीं मानी गई तो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, स्किप कर दी जाएंगी। इतना सिंपल सा मैटर है इफ एल्स का। अब यहां अपने इफ का सिंटैक्स देखिए कितना कमाल का है कि हम सबसे पहले कीवर्ड इफ लिखते हैं, गैप छोड़ते हैं, स्पेस देते हैं, और यहां अपना कंडीशन रखते हैं, एक्सप्रेशन रखते हैं, जो अगर इवैल्यूएट हुआ टू बी ट्रू, जो कि आप देख सकते हो भैया यहां पे तो भैया कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया गया है कि नहीं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर तो आउटपुट देता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर इफ की कंडीशन इवैल्यूएट होती है टू बी ट्रू, तो इफ के बॉडी के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर भैया ये कंडीशन इवैल्यूएट होती है टू बी फॉल्स, तो उस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नम इज ग्रेटर देन 10, 15 10 से बड़ा होता है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा होता है। तो इफ के बॉडी के अंदर का ये स्टेटमेंट है,
पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। इंडेंटेशन ब्लॉक जो है, देखिए ये जो स्पेसिंग है, ये जो इंडेंटेशन ब्लॉक दिया जाता है ना, इसी से कंसिडर किया जाता है कि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये इफ बॉडी का पार्ट है या नहीं है, काइंड ऑफ दैट। तो यहां कर्ली ब्रैकेट्स का खेला नहीं होता आपके पाइथन के अंदर। तो यहां ये ग्रेटर जो है प्रिंट हो गया, देखो ये प्रिंट हो गया, सही है, मतलब ये कंडीशन वैलिड है। अब मैं क्या करता हूं, num mod 2, मतलब क्या कि जो मेरा नंबर है 15, अगर मैं इसे भैया 2 से डिवाइड करता हूं, इफ आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2, तो रिमाइंडर क्या आता है 1। रिमाइंडर क्या आता है 1, क्योंकि भैया 15 जो है वो एक ऑड नंबर है, और 2 से अगर आप उसे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब वो इवन नंबर है क्या? नहीं जी, ना 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 ना, हमेशा आपको परफेक्टली डिविजिबल नंबर्स का रिमाइंडर ही 0 मिलेगा, क्योंकि यहां पे उस केस में जब 2 आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नंबर है, मतलब वो इवन ही होना चाहिए। जैसे 4 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0, क्यों? क्योंकि 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 12 इवन है, 14 इवन है, 16 इवन है, बट 15 इवन नहीं है, वो ऑड है। इस वजह से ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, तो ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। तो फिर कहां जाओगे? फिर जैसे ही आपका इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, आप तुरंत उससे बाहर निकलते हो और एल्स में जाते हो। याद रखिए, इफ में ये कोलन ऑपरेटर से एंड होता है आपका एक्सप्रेशन, और एल्स में भैया कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, बिना शर्त वहां पे स्वीकार कर ली जाती चीजें। जैसे कि इफ में शर्त रखी जाती है, एल्स में कोई शर्त नहीं होती। एल्स में सीधा भैया कोलन ऑपरेटर डाल के एल्स की जो बॉडी का पार्ट है उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि प्रिंट ऑड। तो ये सिंपल कोड स्टेटमेंट हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि देखो जी, आपका कोई पर्टिकुलर नंबर अगर इवन है तो उसका रिस्पेक्टिवली mod 2 जो है रिमाइंडर 0 ही देगा, यानी वो परफेक्टली डिविजिबल होगा बाय 2, इसका मतलब वो इवन नंबर है। लेकिन अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी अगर वो परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं है, यानी कि वो ऑड है, तो उसकी कंडीशन बेसिकली चेक करने की जरूरत नहीं है। एल्स में अगर आपका फ्लो गया है, इसका मतलब भैया वो नंबर ऑड ही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो इवन या तो ऑड। इवन की कंडीशन फॉल्स, यानी कि वो है ऑड, तो एल्स में कंडीशन आपकी यहां पे डायरेक्टली बिना रखे ऑड प्रिंट कर दिया, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऐसा ये या वो वाली बात नहीं है, ये या वो यानी ऑड या इवन वाली बात नहीं है, यहां पे एक सीक्वेंस ऑफ कंडीशन आपको चेक करनी है। एक सीक्वेंस ऑफ कंडीशन आपको जो है चेकिंग करते हुए चलना है, तो उस केस में खाली इफ एल्स से काम नहीं चलता, यहां बीच में आपको एलिफ डालना पड़ता है। एलिफ इज लाइक आपका जो लैडर है, कंडीशन लैडर है। जैसे कि आपने यहां एक कंडीशन डाली, आपको कुछ और कंडीशंस डालनी है, चेक करनी है आफ्टर दिस, एक सीक्वेंस में। तो उसके लिए यहां पे भैया एलिफ का इस्तेमाल होता है। इसका सीक्वेंस देखिए कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जी, यहां पे इफ वाला मामला, पहले ये कंडीशन रखेंगे, फिर यहां पे लेट्स से एलिफ वाला जो है मामला वो रखेंगे, और फिर यहां पे एल्स वाला मामला रखेंगे, ठीक है। एलिफ में भी कंडीशन रहती है। एलिफ तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आपका इफ का कंडीशन फॉल्स होगा, यानी जैसे इफ का कंडीशन फॉल्स होता है, आपका फ्लो प्रोग्राम का तुरंत एलिफ पे जाता है। अगर एलिफ वाला ट्रू है फंडा, तो एलिफ के बॉडी का जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मान लो अगर एलिफ की भी कंडीशन इवैल्यूएट होती टू बी फॉल्स, तो फिर आपका फ्लो आता है एल्स में, यानी एल्स इज लाइक द डिफॉल्ट प्रोटेक्टर, कि अगर तुमसे ना हो पाया तो तुम इधर आओगे, तुमसे भी ना हो पाया तो तुम मेरे पास ही आओगे, और यहां कोई शर्त नहीं होगी, यहां कोई कंडीशन नहीं होगी, जो भी मेरे बॉडी के अंदर होगा चुपचाप भैया एग्जीक्यूट करके एक्सेप्ट कर लेने का। ये चीज अपने को यहां समझनी। जैसे कि आप देखिए, मेरे मार्क्स आए 72, तो मैं किस ग्रेड में बैठता हूं अगर मुझे ये चेक करना है, तो सबसे पहले कंडीशन है क्या मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। ये ग्रेड ए की कंडीशन है कि अगर आपके 90 से इक्वल या 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आपको ग्रेड ए मिलना चाहिए। तो ये इफ बॉडी का स्टेटमेंट है, इफ बॉडी का कंडीशन है। लेकिन भाई 72 इज नॉट ग्रेटर देन नीदर इक्वल टू 90, ये वाला तो मैटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर एलिफ में जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा एक लेवल डाउन गए। ए तो भैया नहीं है, तो ए कैटेगरी को तो बिलोंग नहीं करता, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। क्या मार्क्स मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है? नहीं, ये क्राइटेरिया में भी तुम फिट नहीं कर रहे, ये भी कंडीशन तुमने एलिफ की फॉल्स करवा दी। अब चलो प्रिंट बी पे आ गए। फिर उसके बाद मेरे मार्क्स मैं चेक करता हूं, और एक बॉटम लेवल पे 60 पे चेक करता हूं मैं, कि 60 के साथ कि क्या मेरे जो मार्क्स 72 है, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 60? हाँ जी, इट इज 72 इज ग्रेटर देन 60। तो फिर यहां पे ये प्रिंट हो जाएगा सी। डी तक मामला नहीं आया। लेकिन अगर मान लो मैं अपने मार्क्स ले लेता हूं 42 और अब रन करता हूं, तो कितना आना चाहिए मेरे नंबर, मेरा ग्रेड डी आपके सामने। यानी कि आपका इस 42 की केस में इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई, एलिफ वाली भी फॉल्स हुई, सेकंड एलिफ भी फॉल्स हुआ, और तब जाके आप फाइनली डी पे आए। लेकिन अगर मेरे मार्क्स मान लो अगर 92 है, तो फिर क्या हुआ, 92 में ए प्रिंट हो गया। उसके बाद जैसे आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, आपने इफ का जो बॉडी का जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट किया, प्रिंट ए आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद आप किसी भी एलिफ के पास, एल्स के पास गए ही नहीं, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं है। आपका भैया रिस्पेक्टिवली कोई बच्चा जिसका ग्रेड ए है, जो आ चुका है, जो डिसाइड हो चुका है, आप उसका ग्रेड बी सी डी है कि नहीं वो देखने जाओगे क्या? लॉजिकली सोचिए, जरूरी है लॉजिकली सोचना। एंड आई थिंक सो अभी आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करिए भैया चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में।